नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बार बार के आश्वासनों के बावजूद जब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहाली नहीं निकली, जब कैबिनेट से नई नियमावली को मंजूरी नहीं मिली, तो शिक्षक अभ्यर्थी अब आर पार के मूड में आ गए हैं। शिक्षक अभ्यर्थी पटना में महाआंदोलन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर एकत्रित हुए हैं। अभ्यर्थी बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के महाजुटान को देखते हुए डाक बंगला चौराहे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको राजधानी पटना से दिखाने डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर है और देखिए आर पार के लड़ाई के मूड में शिक्षक अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। काफी आक्रोश, काफी गुस्सा शिक्षक अभ्यर्थियों के भीतर है। 7वें चरण की बहाली की मांग इनके तरफ से की जा रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार के ऊपर भरोसा क्यों नहीं, ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि हर दफा बार बार उनकी तरफ से ये उम्मीद तो जगाई जाती है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ नाउम्मीदी हासिल होती है। बिहार में एक तरफ जहां विधानसभा का सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ पटना के डाक बंगला चौराहा पर राज्य भर से आए शिक्षक अभ्यर्थियों ने सड़क जाम कर दिया है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 7वें फेज शिक्षक बहाली की मांग को लेकर लगातार देख सकते हैं कई बार आंदोलन भी हुआ है और फिर से एक बार अनवरत आंदोलन की चेतावनी देकर जो अभ्यर्थी हैं सीधे राजधानी पटना पहुंच गए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कई थाने की पुलिस यहाँ पर लगातार कैंप कर रही है, साथ ही वरीय अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। ढोल नगारे के साथ प्रोटेस्ट हो रहा है अनोखे ढंग से और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं क्या कहेंगे? क्या डिमांड है? डिमांड है? शिक्षा मंत्री जी, आपका ध्यान किधर है? बेरोजगार अभ्यर्थी इधर है। आप जिन बेरोजगार अभ्यर्थियों की बात करते हैं वो तो यहाँ रोड पे हैं और आप बहुत आसानी से इसी कमरा में बंद होके कह देते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलन की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये विरोध का तरीका है ढोल नगारे के साथ। क्या लग रहा है कि ये आंदोलन के बाद कुछ नतीजा निकलेगा? बिल्कुल नतीजा निकालना पड़ेगा सरकार को। विधानसभा चल रहा है ना, आप वहीं से एक निर्णय ले लीजिए ना। ऐतिहासिक और स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। चाहे नीतीश जी हो, तेजस्वी जी हो, चंद्रशेखर बाबू हो, आप अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराना चाहते हैं बिहार के इतिहास में, तो अभी हमें रोड पर है ना, यहीं से विज्ञप्ति दे दीजिए। संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, लाठीचार्ज भी हो सकता है। बिल्कुल, ये तो हम लोग जानते हैं कि सरकारी तंत्र है, सरकार हम लोग पर प्रयोग करेंगे ही और उपाय ही नहीं है दूसरा उनके पास। हम लोग बार बार रोड पर बैठे हैं, बार बार प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, लेकिन हमें विज्ञप्ति चाहिए। विज्ञप्ति के लिए जान नहीं गंवा देंगे हम लोग। विज्ञप्ति के लिए जान गंवाना पड़ेगा, जान भी गंवा देंगे, ये चेतावनी दे रहे हैं अभ्यर्थी। और यही वजह है कि देखिए कि किस तरह से सभी लगातार शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारा लगा रहे हैं और विज्ञापन लेकर जाने की बात कर रहे हैं। यानी एक तरफ जहां बजट सत्र चल रहा है, शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक नतीजा कुछ नहीं निकला है। ऐसे में अब सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर अभ्यर्थियों की भीड़ को कैसे यहाँ पर कम करें और अभ्यर्थियों का जो हंगामा है उसको कैसे शांत करें। कैमरामैन आशीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा है कि जो बच्चे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन बच्चों की आंखों में सरकार धूल झोंक रही है। सदन के अंदर इस मामले को उठाकर उन्हें न्याय दिलाएंगे। निश्चित रूप से उनका जेन्युइन डिमांड है और राज्य सरकार को बहाली करना चाहिए। राज्य सरकार सिर्फ आंख में धूल झोंक रही है बच्चों को। अभ्यर्थियों को जब वो परीक्षा देके पास कर गए तो उसकी नियुक्ति कर देनी चाहिए ताकि स्कूल और कॉलेज भी सुचारू रूप से चल सके। तो कहता है कि हम 6 महीना में कर ले, लेकिन हर बार 6 महीना इनका पूरा नहीं होता है और इनके नेता कहते हैं कि 10 लाख फर्स्ट कैबिनेट में कर देंगे। वो कल में नहीं बना है, वो कलम कब बनेगा ये पता नहीं चल रहा है। और इसी बीच अरवल से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में कुल मिलाकर 8 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल है।
सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर यह आरोप लगा है। बैदराबाद बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो अरवल से ये बड़ी खबर, जहां कुल मिलाकर कई लोग जख्मी पाए गए, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सदर अस्पताल में फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। मारपीट की घटना घटी है। कुल मिलाकर 8 लोग जख्मी पाए गए और 3 महिलाएं इसमें शामिल है। जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई और इस पूरे मामले में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर आरोप लग रहा है। बैदराबाद बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और खबर मसौड़ी से सामने आ रही है, जहां तारेगना स्टेशन पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन हैरान की बात तो यह है कि मारपीट होती रही और लोग मूक दर्शक बने रहे। 2 युवकों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं किस तरह से तारेगना स्टेशन अखाड़ा बना हुआ दिख रहा है। बाद में दूसरे प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों ने मारपीट को खत्म कराया। इस दौरान स्टेशन पर एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। ये वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि न्यूज 18 बिहार झारखंड नहीं करता है। छोड़ा दो। और पटना के मनेर थाने के आसपास अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मनेर थाना मोड़ के आसपास के इलाकों में सड़क किनारे अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, जिसके बावजूद जिला प्रशासन के आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया। सड़क के किनारे के मकानों को तोड़ दिया गया और सामान को जब्त कर लिया गया। प्रशासन का कहना है कि लोगों को अल्टीमेटम दी गई थी, लेकिन जब लोगों ने जगह खाली नहीं की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। बिहटा, नौबतपुर हर जगह ट्रैफिक का काफ़ी समस्या होता है, जिसका मुख्य कारण होता है कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है सड़क की ज़मीन पर और सरकारी ज़मीन पर, जहाँ से लोगों का आवागमन होता है और गाड़ियों का परिचालन होता है। तो आज उसी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और मनेर थाना के आसपास जितना क्षेत्र है जहाँ पर भी अतिक्रमण किया गया है या फिर ऐसे लोगों के द्वारा ज़मीन पर कब्जा किया गया है जहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ मतलब गाड़ियों का परिचालन होना चाहिए, ये कार्रवाई लगातार रहेगी। जैसा दानापुर क्षेत्र में भी हुआ है, पहले आपने देखा होगा, तो दगुना मोड़ और टेक्सटाइल के आसपास के एरिया में भी लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे स्टेटस को एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग स्टेटस को एस्टेब्लिश करेंगे और जितना हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कराया है तो यथास्थिति में रखेंगे। और मुजफ्फरपुर के चर्चित खुशी अपहरण कांड में अब सीबीआई की टीम ने खुशी की सकुशल बरामदगी के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया है। और इनाम के ऐलान के बाद एक बार फिर से सीबीआई की टीम खुशी के घर पर पहुंची और बच्ची के परिजनों से काफी देर तक बातचीत कर पूरे इस मामले की जानकारी ली गई। खुशी के माता और पिता ने बताया कि अब उम्मीद है कि सीबीआई की टीम खुशी को ढूंढने में सफल होगी। खुशी के पिता राजन शाह ने बताया कि जिंदा या मुर्दा खुशी को सीबीआई की टीम निश्चित रूप से ढूंढ लेंगी। वहीं खुशी की मां का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल 2 साल पहले ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली 5 साल की खुशी अचानक ही गायब हो गई थी। परिजनों ने इसको लेकर अपहरण की आशंका जताई थी, जिसके बाद काफी दिनों तक जांच पड़ताल चलती रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। और सीबीआई ने 2 दिन पहले खुशी की बरामदगी के लिए 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। खुशी के माता पिता से बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुजफ्फरपुर के चर्चित खुशी अपहरण कांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल यह केस जब से सीबीआई को मिला तो लोगों को उम्मीद हुई कि सीबीआई इस केस को हल कर लेगी, लेकिन अब सीबीआई ने एक पोस्टर जारी कर दिया है और खुशी को ढूंढने वाले को 5 लाख इनाम देने की घोषणा कर दी है। सीबीआई की टीम अभी खुशी के इसी घर पे पहुंची थी और काफ़ी देर तक खुशी के परिजनों से बातचीत की है। खुशी जो करीब 2 साल पहले जो है वह अचानक गायब हो गई थी। परिजनों ने अपहरण का जो है वह अंदेशा जताया था, जिस बोले कि खोजी कर रहे हैं, कुछ के बहुत जल्दी मिलेगी। पोस्टर जारी किए हैं, इनाम का ऐलान किए, सबके बारे में बातचीत की हुई उनसे? हाँ, क्या बोले? बतलाया कि 5 लाख के इनाम खुशी बहुत रखे हैं, बहुत जल्दी बच्ची मिलेगी। सीबीआई के हाथ में केस गया, उसके बाद आप लोग को उम्मीद था, अब क्या लग रहा है? अभी उम्मीद है कि बहुत जल्दी बच्ची मिलेगी। बच्ची मिल जाएगी। खुशी के पिता हैं, क्या कुछ कहेंगे? टीम लगातार आ रही है, आज भी आई थी, अब तो ऐलान उन्होंने किया है इनाम का। जी, टीम तो 5 दिन से मुजफ्फरपुर में कैंप कर रही है, हमसे लगातार बात हो भी रही है। कल भी हम लोग गए थे, लेकिन अभी भी टीम मुजफ्फरपुर में रहेगी। अभी बहुत सा
गोपनीय बात है जो मीडिया में नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन बाद अपने धीरे धीरे खुलासा। अंदर की बात है, हाँ अंदर, हाँ अंदर की बात। उम्मीद तो लग रहा है जिंदा या मुर्दा तो बरामद तो होगी। हाँ, इसमें SFL का भी टीम लगी हुई है। मुजफ्फरपुर पुलिस से भी आपकी काफी उम्मीदें थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, फिर CBI के पास गई। CBI भी काफी समय से लगी हुई है। हाँ जी, CBI काफी समय से लगी हुई है, लेकिन खुलासा हो जाएगी हमको। हाँ हमको उम्मीद है। और इनाम 5 लाख का इनाम अपने तरफ से रखे हुए हैं, CBI ने अपने तरफ से रखे हुए हैं। इनाम तो को लेकर जो कहा गया है, तो क्या लगता है कि अब जो है खुशी मिलेगी इनाम के लिए? उम्मीद तो है जी, उम्मीद तो है। आप देख सकते हैं ये खुशी के माता पिता हैं। हालांकि खुशी की मां जो है वह अभी भी बेटी के इंतजार में, बेटी के लिए जो है वह रो रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि आज न कल खुशी मिलेगी और CBI की टीम जो है वह लगातार प्रयास करे। हालांकि हमने CBI की टीम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक खुशी जो है वह मिलेगी, क्योंकि मुजफ्फरपुर और हर देश भर में अब इसकी चर्चा होने लगी है कि CBI की टीम ने अब खुशी के बरामदगी को लेकर जो है वह अब पोस्टर जो है वह छपवा दिया है और ये कह दिया है कि जो लोग उन्हें ढूंढेंगे उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और गोपालगंज में शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस और उत्पाद टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ शराब तस्कर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। गोपालगंज से शराब भट्टियों की आई इस खास रिपोर्ट को देखिए। गंडक नदी का दुर्गम और दियारा का इलाका, दूर दूर तक रेतीले जमीन और जंगल झाड़ियों के बीच चारों तरफ नदी का पानी है। इन सब के बीच यहाँ शराब तस्करों की भट्टियां जमीन के अंदर चल रही हैं। शराब तस्करों का ये इलाका इतना दुर्गम क्षेत्र में है कि पुलिस और उत्पाद टीम को ढूंढ पाना आसान नहीं है, लेकिन मद्य निषेध विभाग के ड्रोन और डॉग स्क्वाड टीम ने ढूंढ निकाला है। तस्वीरें गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के आशा खैरा गांव की है, जहां देसी भट्टियां चलाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने इन शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर आग लगा दिया। साथ ही 5-7 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। वहाँ पे बैकुंठपुर थाना अंतर्गत आशा खैरा दियारा है, उसी में कल उत्पाद टीम द्वारा स्वान दस्ता और ड्रोन की मदद से छापामारी की गई है। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। शराब तस्करों द्वारा कैसे जमीन के अंदर ड्रम में छिपाकर देसी शराब की भट्टियां चलाई जा रही हैं। इन भट्टियों और शराब के ड्रम को ड्रिल मशीन से नष्ट किया जा रहा है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गंडक नदी का जलस्तर घटने के बाद इन इलाकों में शराब तस्करों ने ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए उत्पाद विभाग ड्रोन की मदद से दियारा इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो वहाँ पे ड्रम में और जमीन के अंदर जो है छुपा के किनवित गुड़ का पास रखा गया था, लगभग 5000 लीटर, उसको भी नष्ट किया गया है। और एक भट्टी भी शराब का था, उसको भी नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान से चुलाई और देसी शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा है। वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब धंधेबाजों के मंसूबों को नाकाम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब इस इलाके में शराब की तस्करी पर लगाम लगेगी। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। ये दोनों काल्पनिक हैं कि राम से कर्मकांड में ज्यादा रावण का चरित्र बनता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि गलत बातें हैं। और विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी एक बार फिर से विवादित बयान उन्होंने दिया है और मांझी ने प्रभु श्री राम को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। मांझी ने कहा कि मैं राम को भगवान नहीं मानता, वो केवल एक काल्पनिक पात्र थे। उन्होंने राम से ज्यादा रावण को कर्मकांडी बता दिया, रावण को प्रभु श्री राम से महान बताया। उन्होंने कहा कि रावण के साथ अन्याय हुआ है,
तो जीतन राम मांझी अक्सर अपनी बातों को लेकर, अपने बयानों को लेकर विवाद में रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। और एक बार फिर से जिनके नाम में ही राम है, उन्होंने राम को भगवान माना ही नहीं और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि रावण के चरित्र के साथ अन्याय किया गया है। प्रभु श्री राम को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। रावण की तुलना की है, आपकी नजर में राम क्या है और रावण क्या है? ये दोनों काल्पनिक हैं, लेकिन जहाँ तक कल्पना के आधार पर जो किताब लिखी गई है, बात कही गई है, हम समझते हैं कि राम से कर्म कांड में ज्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज्यादा रावण कर्मकांडी तो सर आपने ये बात किस आधार पे कही? आपके हिसाब से राम अगर उतने प्रमुख नहीं थे तो रावण कैसे हो गए? उन लोगों की कहानी के आधार पर हमने कहा है। हम न राम को मान रहे हैं न रावण को मान रहे हैं। कहाँ इस कहानी में लिखा गया? कल्पना कहाँ जिक्र है सर कि रावण महान थे और राम का महान थे? वो अपना समझने का चीज है, अपने समझने का चीज है। और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के विवादित बयान की बीजेपी और आरजेडी दोनों ने ही निंदा की है और कहा है कि किसी को भी इस तरह का बयान देने का अधिकार नहीं है। राम को जो है, राम के चरित्र के बारे में अगर यदि कोई रावण से तुलना करे तो ये उनका सोच एकदम बिल्कुल विपरीत सोच से बात कर रहे हैं। और राम का तुलना जो है रावण से किया जा सकता है क्या? इस तरीका का जो है बयान देना हमको तो नहीं लगता है जनरल कि इस तरीका का कोई, इतने सभ्य लोग, इतने अच्छे जो है विचारधारा के लोग जो है इस तरीका का बयान दें। और इस तरीका का बार बार जो है उनके माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से भी जो है उल्टा पुल्टा बयान रामायण के प्रति आता है। देखिए, भगवान राम आस्था के प्रतीक है और इस देश के अंदर में जन जन में समाये हैं और राम के चित्र पर किसी प्रकार का कोई सवाल कतई पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हम आज भी उनके आचरण का अनुकरण करते हैं, उनके चित्र का। मतलब क्या समझा? मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को भगवान राम के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करने से बचनी चाहिए, अपराध बोध है। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का विवादित बयान तो सामने आया है और इसको लेकर सियासी गलियारों में काफी तरह की चर्चाएं भी लगातार की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।